नमस्कार, आप सभी का आज के इस बिहार स्पेशल सेशन में स्वागत है। आज कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है केंद्र सरकार ने 100% इथेनॉल ईंधन के यूटिलाइजेशन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया गया है, जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इथेनॉल को दरअसल पेट्रोल का व्यावहारिक विकल्प यानी ऑप्शन के रूप में ये विकसित होने की क्षमता है और इसी के कारण इस तरह की मंजूरी दी गई है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आयातित जीवाश्म जो फॉसिल फ्यूल है, स्पेशली डीजल, पेट्रोल, ये सब कच्चा तेल जो तमाम गल्फ कंट्रीज से या रशिया से या अमेरिका से भी भारत आयात करता है, तो इस पर बहुत अधिक हमारी निर्भरता है। और अभी जो जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, इसमें भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी और इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसका उपयोग करने का उद्देश्य भारत सरकार का है। साथ ही साथ ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित और प्रोत्साहित करने का भी सरकार की इच्छा है। सो ये ऑप्शनल सोर्स ऑफ फ्यूल जो डीजल पेट्रोल का जो विकल्प हो सकता है, इथेनॉल, उसकी ये तलाश की जा रही है। प्रॉब्लम क्या इसमें हो सकता है कि जो प्रेजेंट डे व्हीकल्स हैं, अभी वर्तमान में जो गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर, उनका क्या होगा? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत अधिकांश संख्या में जो अभी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, वो डीजल या पेट्रोल या कुछ हद तक सीएनजी के माध्यम से संचालित हो रही हैं। तो अगर इथेनॉल का 100% यूटिलाइजेशन होगा तो इसका उसके इंजन पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही साथ फ्यूल इफिशियंसी, ये भारत के जो कस्टमर हैं वो काफी कॉन्शियस होते हैं, तो माइलेज एक बहुत बड़ा इशू होता है, इसका क्या होगा? और सबसे बढ़कर कॉस्ट ऑन कस्टमर, जो ग्राहक हैं जो अभी यूज कर रहे हैं, तो ये इथेनॉल का जब उपयोग होगा तो उस पर कॉस्ट की क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब भी कुछ इश्यूज हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर इंजन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसको अगर इंजन को उस प्रकार से डेवलप किया जाए तो ये एक अच्छे विकल्प के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो ये इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों ने विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ के महीने के अंदर ये ऐसे गाड़ियों को मार्केट में लाने की बात की है जो कि इथेनॉल पर चल सकते हैं, और 100% इथेनॉल आधारित वाहन लॉन्च करने की पेशकश इन कंपनियों के द्वारा की गई है। तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सरकार ने जहां पहले 5% से लेकर 25% तक ब्लेंडिंग यानी मिक्स फ्यूल की बात की थी, अब 100% इथेनॉल आधारित वाहन को ही लॉन्च करने की बात हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इस टॉपिक हो सकता है। दूसरा, बिहार सरकार जो है 16 जून से प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर शुरू करने जा रही है, और ये जो शिविर है ये दरअसल बिहार के सभी 534 प्रखंडों में आयोजित की जाएगी और ये त्रिदिवसीय होगी, 3 दिवसीय होगी। 16, 17 और 18 जून 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही स्तर पर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ हर व्यक्ति को, और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, जो सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड है, उसको किस प्रकार प्रोवाइड किया जाए, इस उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें जो प्रमुख योजनाएं कुछ शामिल होंगी वो आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना, उसी के साथ आयुष्मान वय वंदन कार्ड, जिसमें 70+ जो उम्र के व्यक्ति हैं उनके लिए जो कार्ड बनता है उसकी सुविधा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग। अब ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है, बिहार सरकार ने अभी घोषणा किया था कि बिहार में जो 6 प्रकार के ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, उन सभी में सीधा 1100 रुपए देने का प्रावधान कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी जानकारी वहां दी जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस पर बिहार सरकार काफी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ध्यान रखना है कि शहरी जो योजनाएं हैं वो नगर निकायों से संचालित होती है और वहां पर
उनका क्रियान्वयन अलग पद्धति से हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो चल रहा है उसके बारे में एप्लीकेशन यहाँ लिया जा सकता है। लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज, इससे संबंधित भी यहाँ पर कार्य होगा। पीएम स्वनिधि, इस योजना के तहत भी इसमें काम होगा। आप अवगत हैं कि अब जो पहले मनरेगा होता था, अब उसका नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है, तो इसके संदर्भ में भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान छात्रवृत्ति योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ग्राम परिवहन योजना, दिव्यांग कल्याण योजना, उसके साथ जो निर्माण का कामगार कल्याण बोर्ड है, इससे संबंधित भी योजनाएं के संदर्भ में एप्लीकेशन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और अन्य प्रकार की योजनाएं जो कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इन सभी योजनाओं के संदर्भ में एप्लीकेशन लिया जाएगा और इसके आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि जो जन कल्याण के लिए शिविर लगने जा रहा है 16 से 18 तारीख के बीच, उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो राज्य सरकार ने दरअसल एक लक्ष्य रखा है कि नवंबर 2026 तक बिहार के 2.5 लाख गरीबों के छतों पर सोलर प्लेट, जो सोलर पैनल होता है, वो लगाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 1512 करोड़ रुपए होगी। सभी जिला स्तर पर इसके लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है और वहां पर इस योजना को पूर्णतः बिहार में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2027 तक भारत सरकार ने बिहार सरकार को लक्ष्य दिया है कि पूरे बिहार में 4.82 लाख घरों, यानी 4,82,000 घरों में सोलर प्लेट लगाया जाएगा। तो इसी लक्ष्य के कॉन्टेक्स्ट में बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि नवंबर 2026 तक वो 2.5 लाख घरों में ये सोलर पैनल प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा और 31 मार्च तक इसको कंप्लीट कर लेगा। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा देश स्तर पर भी, और विशेषकर राज्य स्तर की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। अगला टॉपिक है सूबे को पर्यटन मानचित्र पर लाना है। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आह्वान किया है कि बिहार का जो पर्यटन है वो भारतीय मानचित्र और वैश्विक मानचित्र पर इसको लाने का प्रयास करना है। अब इसके लिए मूलतः दो क्षेत्र में काम करना होगा। सबसे पहले तो जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़क से लेकर हॉस्पिटल हो सकता है, साफ सफाई, कई तरह की जो सुविधाएं हैं, टॉयलेट हो सकता है और भी स्नानागार हो सकता है, इन सबको वहां पर डेवलप करना है। साथ ही साथ जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो मूलतः दो प्रकार के, या तो धार्मिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है। ऐसे देखा जाए तो बिहार में इन्वायरमेंट के लिए भी जो जंगल है सफारी के रूप में, इसकी भी प्रचुर संभावनाएं हैं। तो आह्वान हुआ है कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों यानी रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी कायाकल्प करना है, यानी इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दिया था, डायरेक्शन दिया है कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर जो कि गया में है और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को अंतिम रूप देकर शीघ्र पूर्ण किया जाए, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ राजगीर को काफी तेजी से डेवलप किया गया है और राजगीर को आध्यात्मिक शिक्षा यानी जो स्पिरिचुअल लर्निंग है, इसके लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि मां मुंडेश्वरी मंदिर जो कि कैमूर में है और करकटगढ़ जलप्रपात ये भी कैमूर में है, इसके लिए अनुदानित दर पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। तो दरअसल ये 3 स्थान, मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जो कि कैमूर में है और राजगीर, इसके लिए सब्सिडाइज रेट पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की बात की गई है। साथ ही साथ वाल्मीकि नगर जो बिहार का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ पर भी रियायती दर पर यानी सब्सिडाइज रेट पर शनिवार और रविवार 2 दिनों में हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करने की बात की गई है।
कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मां मुंडेश्वरी मंदिर के लिए। ये बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित है। ये भारत की प्राचीनतम मंदिरों में सबसे पुरानी मंदिरों में शामिल है, जहां लगातार जिस समय स्थापना हुई है तब से लेकर अभी तक लगातार पूजा अर्चना की जाती रही है। यानी इतिहास के किसी भी काल में इस मंदिर में पूजा बंद नहीं की गई थी, इसलिए इसका काफी महत्व है। मां मुंडेश्वरी मां दुर्गा का रूप है और यहाँ पर साथ में भगवान शिव की भी आराधना अर्चना की जाती है। तो ये मंदिर मां दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, यानी अष्टकोणीय संरचना है। और इतिहासविदों का और जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, पुरातत्वविद हैं, उनका अनुसार इसकी जो स्थापना है ये 8 एडी यानी 108वीं ईस्वी में गुप्त काल में हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है और हाल फिलहाल में इस मंदिर को काफी पॉपुलैरिटी मिली है। साउथ इंडिया के बहुत सारे जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेज हैं, वो इस मंदिर का इन्होंने लास्ट ईयर दर्शन की। ये मंदिर इसी तरह से करकटगढ़, ये वहां पर अपने जलप्रपात वाटरफॉल के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये भी कैमूर जिला में है और जो पूरा क्षेत्र है ये कैमूर वाइल्ड यानी वन्य का में है। यहाँ पर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन स्थापित किया गया है। तो करकटगढ़ ये भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी न्यूज में रहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। आप अवगत हैं कि श्री पीके शाही ये अभी तक बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। जो महाधिवक्ता होते हैं वो दरअसल किसी भी राज्य के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, यानी सर्वोच्च विधिक पदाधिकारी होते हैं। साथ ही साथ ये चूंकि राज्य सरकार को लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं, तो इस दृष्टि से वो चीफ लीगल एडवाइजर यानी मुख्य कानूनी सलाहकार भी हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा होता है और राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट होने का मतलब होता है कि यहाँ पर मंत्री परिषद की सलाह होती है, यानी मंत्री परिषद के सलाह पर राज्यपाल महोदय एडवोकेट जनरल या जो महाधिवक्ता है उनकी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी मंत्री परिषद के एडवाइस पर यह नियुक्ति होती है। इनकी क्वालिफिकेशन यही है कि ये जो है वो हाई कोर्ट में जज बनने की क्षमता रखते होंगे। इनका क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि ये हाई कोर्ट में जज बन सके और इसके लिए सिंपल है कि उनके पास हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में कार्य करने का अनुभव हो या पूरे देश में कहीं पर भी ये विधिक पदाधिकारी के रूप में, जुडिशियल ऑफिसर के रूप में 10 वर्षों तक इन्होंने काम किया। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस प्रकार का पद धारण कर सकते हैं। इनका रिमूवल, इनको हटाने की प्रक्रिया इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि वो विधिक सलाहकार हैं, तो ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट जब चाहे तो महाधिवक्ता को हटाने के लिए गवर्नर साहब को ये अपना एप्लीकेशन दे सकता है, रिजोल्यूशन दे सकता है और गवर्नर जो है कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम वो इन्हें हटा सकते हैं। इनकी ड्यूटीज को देखा जाए तो मूलतः ये लीगल एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई केस होता है तो वहां पर वो लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी वहां पर अपनी जो विधिक सेवाएं हैं वो देते हैं। कुछ इनको विशेषाधिकार भी दिया हुआ है जो कि आर्टिकल 177 में जिसका जिक्र है। सबसे पहला है कि ऑडियंस राइट यानी उपस्थिति का अधिकार इनके पास होता है। भारत के किसी भी कोर्ट में इन्हें उपस्थित होने का अधिकार होता है। दूसरा, जो विधान मंडल हैं, जैसे बिहार के केस में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही स्थानों पर इन्हें उपस्थित होने का, डिस्कशन में भाग लेने का अधिकार होता है। हाँ, एक चीज है कि ये वोट नहीं दे सकते हैं। ये जो राइट है वो सिर्फ मंत्रियों को या फिर जो उस सदन के विधायक हैं, चाहे वो विधानसभा में एमएलए हों या विधान परिषद में एमएलसी हों, उनको ही अधिकार होता है। लेकिन दोनों ही सदनों में ये उपस्थित हो सकते हैं, सरकार का पक्ष भी रख सकते हैं
इन्हें बोलने का, डिस्कशन में भाग लेने का अधिकार होता है, सिर्फ ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। मुझे उम्मीद है आज का डिस्कशन आप सभी के लिए लाभदायक होगा, और अगर आपको मेरा ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।